हेलो केमिस्ट्रियंस, स्वागत है आप सभी का न्यू सीरीज के लेक्चर 2 में। इस लेक्चर 2 में हम लोग समझेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मींस रासायनिक संयोग के नियमों को भी इतनी गहराई में पढ़ेंगे कि आप इसको रट्टेंगे नहीं, ऐसे पढ़ेंगे कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे, और खुद समझने की तो बात दूर की है, दूसरों को समझाना भी शुरू कर देंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बच्चों, इस फ्रेम में आप मुझे देख पा रहे हैं, और कुछ चीजें जो आप मुझे देख करके बता सकते हैं वो आप देख करके बता सकते हैं। मेरी हाइट, एक मोटा मोटा आप आइडिया ले सकते हैं, मेरा कलर कैसा है, मेरी हेल्थ कैसी है, या मेरी आप आवाज़ को भी सुन करके बता सकते हैं। आप देख करके बता सकते हैं कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, वैसे ओकेजनली तो 5 होती, किसी के भी 6 भी हो सकती हैं। बालों का कलर, आंखों का कलर, ये चीज़ें आप देख करके बता सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको जानने के लिए हमें किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर इसी के दूसरे आप हिस्से में जाएं, जैसे कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, हो सकता है पढ़ाते समय मैं आपसे जिस तरह से बात कर रहा हूं, अपने घर में या अपने समाज में मेरा व्यवहार कुछ दूसरी तरह का हो, प्रिटेंडेंस हो गई हो, यहां पर मैंने इस तरह का व्यवहार कर रखा है जो आपके लिए अच्छा लगे आपको देखने में, ताकि आप वीडियो एंड तक देखें। हो सकता है मैं भी, लेकिन ऐसा नहीं, आप सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं और आप सभी के लिए मेरा प्यार हरदम वैसे ही रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मुझे किन बातों से गुस्सा आती है, किन बातों से मैं खुश हो जाता हूं। ठीक है, तो जिन प्रॉपर्टीज को आप देख करके बता पाए थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और जिन चीजों को बताने के लिए आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे आपकी कलर, रंग हो गया, ऑर्डर मींस गंध हो गया, डेंसिटी हो गई, गलनांक, क्वथनांक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कराना पड़ता है, उसकी हार्डनेस कितनी है। अब ये मार्कर, ये स्टाइलस मेरे हाथ में है, इसको देख करके आप ये बता सकते हैं या छू करके ही बता सकते हैं कि ये मेटल है, किस कलर का है। अगर आप इसके मटेरियल को जानना चाहेंगे तो आप मैग्नेट में टच करा के देखेंगे, मैग्नेट में टच हो जाएगा तो आप जान जाएंगे ये लोहे का है। इस तरह से इसकी हार्डनेस मोड़ करके देखेंगे, हार्डनेस बता सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस हम लोगों ने यहाँ बोर्ड पे देख रखे हैं, जैसे कि बर्फ का पिघलना, कागज को काट देना या पानी को बॉयल कर देना। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे किसी चीज को जलाया जाए, उसकी फ्लामेबलनेस को, उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, ऑक्सीडेशन उसका नेचर कैसा है, रिडक्शन नेचर उसका कैसा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो करेगा कि नहीं करेगा, दैट मींस उदासीनीकरण, संक्षारण उसमें कोरोजन होगा कि नहीं होगा, डिकम्पोजिशन होगा कि नहीं होगा। जैसे किसी कागज को जला देना, दूध से दही का बन जाना, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा। लेकिन यहां पर कुछ कॉलम भी सोचे हुए हैं जहां पर लिखे हैं आप भी सोचिए, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप भी सोच पाए हैं कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज जिनको इसमें भरा जा सके। अगर आपको एक एक भी प्रॉपर्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हैं। अब यहां पर कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बोर्ड में लिखी हुई हैं, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों मीडियम में लिखी हुई हैं, जैसे कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़िए बैठ करके। एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहां बात भी करेंगे, और वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि मैं आपकी तरफ मूव कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, जब मैं आपकी तरफ मूव करता हूं, चलता हूं, तो गति के कारण होती है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। मैं अभी 3rd स्टोरी पे हूं अपने घर के, ये इस मेरी पोजीशन की वजह से मेरे अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा है। इसी तरह से हर एक सब्सटेंस में, एक वस्तु में, उसके अंदर एक थर्मल एनर्जी होती है, उसमें ऊर्जा होती है। उसको नापने के लिए जिस हमें यूनिट की जरूरत होती है वो कहलाता है टेम्परेचर। जैसे वेट को मेजर करने के लिए बड़ी यूनिट्स बनाई गई, क्विंटल बनाया गया, टन बनाया गया, किलोग्राम बनाया गया, ग्राम बनाया गया, मिलीग्राम बनाया गया। ऐसे ही करके लेंथ नापने के लिए लाइट ईयर्स बनाया गया, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, फेरोमीटर, नैनोमीटर। वैसे ही टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए कई यूनिट्स बनाई गई, और यह सबसे बड़ी बात है कि तीनों यूनिट्स 3 साइंटिस्ट के नाम पे हैं। पहली सेल्सियस, दूसरी फ़ारेनहाइट और तीसरी लॉर्ड केल्विन के नाम पर केल्विन। ये तीनों ही साइंटिस्ट हैं। तीनों साइंटिस्टों ने पानी के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू डिटरमाइन करी। जैसे सेल्सियस में हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी जम जाता है, लेकिन अगर केल्विन पे बात करेंगे तो 273.15 ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा।
इसी तरह से फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी हमारा फ्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो केल्विन में 373 केल्विन, यहाँ 100 डिग्री सी और यहाँ पर 212 फ़ारेनहाइट है। अब से ध्यान दिया होगा आपने यहाँ पर कि इन दोनों यूनिट्स में तो डिग्री लगी है, लेकिन केल्विन में आपका डिग्री नहीं लगाया जाता है। और इन यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या 1 मीटर में 10⁻⁻6 माइक्रोन होते हैं, या 10⁻10 एंगस्ट्राम होते हैं। तो इन तीनों यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम लोगों को समझना है, और इससे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देंगे। तो फॉर्मूला हमारा यहां पर है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/K, F माइनस 32/9, F माइनस 32/9, K माइनस 273/5। अब इनमें से एक क्वेश्चन मैं आप खुद लगा के दिखाऊंगा और एक आपको घर से करके लाना है। आपको वो टेम्परेचर बताना है, हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस टेम्परेचर पर डिग्री F डिग्री C के इक्वल हो जाती है। जिस वैल्यू पर आकर के दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं, मैं उसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर ले रहा हूं कि वो टेम्परेचर क्या है, हमारा x है। अब अगर हमने इसको x एज्यूम कर लिया है तो x एज्यूम करने के बाद वैल्यू पुट कर देते हैं इस दोनों में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, x/5, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या पाते हैं, 9x इज इक्वल टू 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 160। बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूंगा, 9x में 5x जाएगा आपका 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू माइनस 40, 160 हो जाएगा। दोनों साइड 4 कैंसिल आउट हो जाता है और x इज इक्वल टू मिलता है -40। दैट मीन्स -40 वो टेम्परेचर है जो डिग्री C और डिग्री F पे क्या होता है, दोनों पर बराबर हो जाता है। अगर क्वेश्चन पसंद आया है तो एक लाइक करें और एक क्वेश्चन भी नोट करें जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि अगर मेरे पास बॉडी में मेरा टेम्परेचर अगर 37.5 डिग्री C बता रहा है तो ये डिग्री F में कितना होगा। एक क्वेश्चन ये है। और अगर कोई मेरे से बोल देता है कि मुझे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बताइए डिग्री C में उसको क्या बुखार है। ठीक है, इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस और केल्विन को। आप देखें तो केल्विन और सेल्सियस दोनों के ही अपॉन में 5 है। दैट मीन्स ये दोनों में से 5 यहां से हटाया जा सकता है। जब दोनों से 5 आपका हट जाता है तो क्या बचता है, C इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, ये आप वैल्यू यूज कर सकते हैं और आप मुझे बताएंगे 100 डिग्री C की वैल्यू केल्विन में क्या होती है। एक क्वेश्चन आप ये करके मुझे दिखाएंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनके आंसर्स बताएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात आप समझ लें यहाँ पर पहले, जो मिस आउट नहीं करनी है आपको, कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, परम शून्य ताप। देखिए एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे ये माना जाता है कि जब हम गैसेस को ठंडा करते हैं तो उनका वॉल्यूम धीरे धीरे श्रिंक होता है, सिकुड़ता जाता है, और 0 केल्विन पर दैट मीन -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनका वॉल्यूम 0 हो जाता है। नोट डाउन करें इस पॉइंट को, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं बच्चों अपने टॉपिक पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुझे क्या बताता है कि मास कंजर्व्ड है, वर्ड ही लिखा है मास कंजर्व्ड है। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में द्रव्य संरक्षित है। अब आप कहेंगे द्रव्य क्या है, तो हर एक वस्तु जिसको हम छू सकें और उसमें कुछ द्रव्यमान हो। आप जाइए लेक्चर 1 में देखिए, बहुत डिटेल में इसको बताया गया। इसलिए यहां पर ऐसा माना, और ये लॉ किसका बताया हुआ है, तो उनका नाम तो आपको पता होना चाहिए, मैं नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, उनका ही दिया हुआ ये लॉ है। कमेंट में बताएं, लेक्चर 1 में मैंने बताया था फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। और इस प्रैक्टिकल को आगे जाके एक महान वैज्ञानिक ने पूरा किया जिनका नाम था लैंडॉल्ट। तो हम लोग इसको लैंडॉल्ट के प्रैक्टिकल से ही समझेंगे कि लैंडॉल्ट ने क्या बताया। लैंडॉल्ट ने बहुत बेसिक सी रिएक्शन कराई, और किसकी कराई, NaCl की कराई AgNO3 से। ये रीजेंट हो गए आपके रिएक्टेंट, और मैं थोड़ा नीचे यहाँ प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ। इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, यहाँ ध्यान दें, यहाँ बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट,
और साथ में निकलेगा आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब यहां पर जो उन्होंने मात्राएं इनकी बताई वो मैं वैल्यू नोट कर दे रहा हूं। इसका इन्होंने मेजरमेंट किया तो इनको वैल्यू लेते समय उन्होंने क्या वैल्यू ली, 5.85 ग्राम ली, और इसकी रिएक्शन कराया उन्होंने 17 ग्राम से। इन दोनों की रिएक्शन उन्होंने एक विशेष तरह के अपार्ट्स में कराई थी। इससे उनको जो मिला ये आपका NaNO3 जो उनको मिला वो 14.35 ग्राम मिला। नोट डाउन करेंगे, 14.35 ग्राम नोट डाउन करें। और साथ में उनका निकल रहा है यहां पर AgCl जो उन्हें मिला 8.5 ग्राम, 8.5 ग्राम। आप अगर इनको ऐड करके देखेंगे 14 8 22 और 22 में ऐड करेंगे 22.85 और यहां भी ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है 22.85। ठीक है, यहां पर रिएक्टेंट का वेट कितना निकल के आ रहा है 22.85 ग्राम यहां पर, और यहां जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी वैल्यू भी क्या मिली 22.85 ग्राम। लैंडॉर्ट नाम के साइंटिस्ट ने फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री दैट मींस लेवेसिये के इस प्रैक्टिकल को पूरा तरह से प्रूव कर दिया कि दैट मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट, इसलिए रिएक्शंस के पहले और रिएक्शंस के बाद में रिएक्टेंट अभिकारक और प्रोडक्ट उत्पाद का वजन क्या होना चाहिए, बराबर। जिन लोगों को याद हो तो अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा जॉन डाल्टन का लॉ, उन्होंने कहा था एटम कैन नॉट बी प्रोड्यूस और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये कहां से उन्होंने सीखा, इसी लॉ से सीखा जो लॉ आपका बोर्ड में है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसका दिया हुआ है, तो ये प्राउस्ट का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इनको बोलते हैं प्राउट, जे प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट या प्राउट। महान वैज्ञानिक थे प्राउट को आप आगे पढ़ेंगे जब आप पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, वहां पर भी इनका नाम आएगा। महान वैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि कोई केमिकल कंपाउंड आप चाहे जिस मेथड से, मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे कि आपसे मैं कहूं कि पानी जो हम ड्रिंकिंग वाटर है वो कहां कहां से देखते हैं, तो आप कहेंगे सबसे इजी सोर्स है जो हम लोग नीचे से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर हो गया। दूसरा हमारी नदियां लाती हैं, ग्लेशियर से हमें मिलता है। तीसरा हमारा रेन वाटर हो गया। और चौथा एक वाटर का सोर्स और हो सकता है कि जब बारिश होती है तो उससे भी पानी बरसता है, तो उसमें भी पानी होता है। और एक ये यहां पर देखें, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा NaCl नहीं NaOH लेना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम लोग प्रूव करेंगे इसको। जैसे NaOH और ये HCl इनको मिला दिया जाए तो यहां से आपको क्या मिल जाता है बच्चों, NaCl, और इधर क्या मिल जाता है H2O। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी वाटर का मॉलिक्यूल आपको मिल रहा है। अब आपको ध्यान देना होगा, मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों याद कर लो किसका किसका, हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। कुछ इतने तो याद ही कर लो, आप ज्यादा ना याद कर पाओ। सोडियम का, इनके एटॉमिक मास या परमाणु भार याद कर लीजिए। हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, कार्बन का होता है आपका 12, नाइट्रोजन का आपका होता है 14, ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और सोडियम का होता है 23। अगर ऐसा देखा जाए तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। दैट मींस इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन लेंगे तो 2 × 2 और ऑक्सीजन का 16 लिखा हुआ है। दैट मींस यहां रेशियो क्या बनता है वाटर के मॉलिक्यूल का 1:8। दैट मींस आप पानी का मॉलिक्यूल चाहे जैसे पाएं, चाहे जहां से लाएं, जितने भी सोर्सों की बात हुई सब में 1:8 का ही रेशियो रहेगा। क्या रेशियो कभी बदल सकता है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। रेशियो बदलेगा कब हमारा, जैसे यहां देखो आप H2O2, अगर आप इसका नाम जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ H2O2 का क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए। ये 20 नहीं बच्चों, ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 और 2 ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32। दैट मीन्स ये रेशियो निकल आया 1:16। अब आप देखें यहां पर रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये भी एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर भी है। यहां रेशियो 1:8 है, यहां 1:16 है। तो अगर रेशियो जरा सा भी बदला तो एक नया कंपाउंड बनेगा जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है, ऑक्सीकारक है। पुरानी ऑयल पेंटिंग्स वगैरह में कलर हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दांत की गरारी करने के लिए जब दांत के डॉक्टर्स आपको डेंटिस्ट लिखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यहां पर आपका लॉ लिखा हुआ है जो मैंने पहले वर्बल बोल दिया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के घर में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लॉ आता है, बहुत बढ़िया है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसलिए बड़ी बात है कि जॉन डाल्टन का दिया हुआ है, जिनकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की। तो जब हम मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो 2 एलिमेंट मिलते हैं और एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं। तो जब वो एक से ज्यादा तरह कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हम लोग बात करें कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई और उन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड।
देखिए कार्बन के दोनों ही ऑक्साइड हार्मफुल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, कार्बन ऑक्साइड भी जानलेवा है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से प्रोड्यूस होती है। यहां आप देखो कि कार्बन क्या 12 अभी बताया हमने आपको, ऑक्सीजन का क्या बताया 16, यहां भी एक कार्बन है तो 12 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का 16 2 जा 32। देखिए तो इस लॉ में कहा जाता है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की अलग अलग क्वांटिटीज के साथ जुड़ रहा हो, अलग अलग मात्रा जुड़ रही हो, जबकि लेकिन ये क्वांटिटी आपकी एक जैसी होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। बहुत गर्मी है, प्रयास ये है कि आपके लिए कंटेंट न छूटे, रेगुलरनेस बनी रहे, इसलिए गर्मी और इनकी परवाह किए बिना काम करा जा रहा है और हम आपसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। बस ये कि आप सपोर्ट दीजिए, अपना लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ देखिए दोनों में 12-12 है, वहाँ पर आप देख रहे हैं 16 और 32 का रेशियो बन रहा है। अगर इन दोनों के रेशियो को हम देखें यहाँ पर तो क्या रेशियो है 16:32 और ये रेशियो क्या हो गया 1:2। अब आप देखेंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई 16 2 जा 32 तो मल्टीप्लाई का है, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और अगर यहां पर भी देखें आप, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जब बनाया दो तरह के कंपाउंड, यहां भी देखिए 2 है और 2 के साथ 16 मिला है और 2 के साथ यहां भी क्या है 32 है। तो यहां पर भी आप देखो 16 2 जा क्या बन रहा है, ये यहां 16 यहां 32 या 8 2 जा 16, तो यहां पर भी मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से अगर दो एलिमेंट मिल करके, दो तत्व मिल करके एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाएं, अगर आप जानना चाहें और कंपाउंड्स के बारे में तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, NO हो गया, NO2 हो गया, NO3 हो गया। इन कंपाउंड में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की आप वैल्यू देखेंगे तो तीनों एक तरफ एक ही जैसी हैं, सिंगल है, दैट मीन्स ये 14 होगा। लेकिन यहां देखेंगे तो क्या होगा 16 32 और 16 3 क्या हो जाएगा 48। और यहां देखिए मल्टीप्लाई का 1 2 और 3 तो 16 का टेबल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। यह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें इसको, बड़ा ही मजेदार सा है ये आपका, जॉन डाल्टन का दिया हुआ है और इसमें एक बड़ा नाम भी आता है जिनको कहा जाता है द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। और वो कौन है याद करिए, जे और जे के बाद कौन था, बी, नहीं नाम याद आ रहा है, चलिए कमेंट बताएं जे बी कौन है। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा है। अधिकांश बच्चे और पढ़ते हैं और इसमें भ्रम उनको हो जाता है कि ये समझ नहीं आया क्या बताया गया, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ एक बार में समझ में आएगा। बस करना क्या है, बात सुन लेनी है, धैर्य रखना है, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर पेशेंस होगा तो आप कुछ भी कर लेंगे। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों से बनने वाले अलग अलग एलिमेंट्स पे विचार करो। कार्बन और हाइड्रोजन का आपने कंपाउंड देखा होगा CH4 मीथेन। कार्बन और ऑक्सीजन से अभी बनाया हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोगों ने क्या बनाया यहां पर H2O। तो यहां पर तीनों से मिलकर के 3 तरह के आपके एलिमेंट बन गए हैं। ठीक है ना, जब दो भिन्न भिन्न एलिमेंट होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, और वो मिल करके, जैसे यहां पर आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। इन तीनों में आप देखिए कार्बन से कौन कौन कंबाइन कर रहा है, तो कार्बन से हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, कार्बन से हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है आपका, 1 मिनट प्लीज, कार्बन से आपका कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, और कार्बन के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो जो ये अलग अलग एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो वो अगर कभी मौका मिले उनको आपस में एलिमेंट आपस में बनाने का, अगर उनको आपस में मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आपस में मौका मिले कभी एक कंपाउंड बनाने का, तो वो कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा, आपका वाटर का मॉलिक्यूल होगा। और इनके बीच में भी जो मल्टीप्लाई का ये जिस रेशियो में यहां बाइंडेड है उस रेशियो में या उसके किसी मल्टीपल रेशियो में बंधे होंगे। जैसे यहां आप देखो 4 हाइड्रोजन है तो यहां क्या रेशियो बना हाइड्रोजन का, बोले भाई 4, यहां ऑक्सीजन 2 है तो क्या रेशियो बनेगा 16 2 जा 32। तो यहां पर भी अब जब ये लोग मिलेंगे तो या तो रेशियो 4:32 होगा, या इसी का कोई सिंप्लीफाइड रेशियो होगा, इसी का कोई सिंप्लीफाइड रेशियो होगा। तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, अभी तो पढ़ा आपने वाटर के मॉलिक्यूल में होता है। एक बार फिर समझा दे रहा हूं, थोड़ा टफ है, थोड़ा सुन लीजिएगा, 2 मिनट मजा आ जाएगा। जब 3 तत्व तो हमने ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उन लोगों ने 3 डिफरेंट यहां पर कंपाउंड बना दिए। अगर 2 अलग अलग एलिमेंट जैसे कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरे एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं कार्बन के साथ, अगर उन दोनों को भी कभी मौका मिले तो वो उसी रेशियो में मिलेंगे जिस रेशियो में वो तीसरे वाले के साथ मिले थे। इसको आप 2-3 बार सुन लीजिए रोक करके जो मैंने बोला। तो यहां पर ये 4 में मिल रहे थे और ये 32 में, तो अगर इनको कभी मौका मिलेगा तो या तो 4:32 में मिलेंगे, और या फिर इसी का कोई सिंप्लीफाइड रेशियो, तो इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या बन गया हमारा बच्चों, 1:8 बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं
गैसोलैक का। गैसोलैक ने बहुत सिंपल बात बताई कि अगर मान लीजिए दो गैसें, एक टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, बस ये खास बात है, अगर उनको कभी मौका मिल जाए, जैसे यहां हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मौका मिल गया रिएक्ट करके 2HCl, गैस गैस मिल करके गैस बना रही हूं, ये चीज ध्यान देना। तो यहां आप कहेंगे इसका 1 मोल है, इसका भी आप कहेंगे यहां 1 मोल है, और यहां क्या बन रहा है 2 मोल। ठीक है, तो गैसोलैक का ऐसा मानना था कि ये रेशियो हरदम सिंप्लीफाइड रहेगा, जैसे 1:1:2 है। एक और एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया आपने पढ़ा होगा, नोबेल प्राइज जैसे बड़े पुरस्कार मिले। जब आप नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं, तो आपको मिलती है क्या? अमोनिया। अमोनिया गैस मिलती है। अब आप यहां देखो, टेम्परेचर प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना है। यहां क्या है? 1 है, यहां 3 है, और यहां क्या है? 2। तो आप यहां भी देखिए रेशियो सिंप्लीफाइड है, 1 2 3। यहां भी 1 1 2 है। इस तरह का कभी रेशियो नहीं मिलेगा। कैसा? जैसे आपने कंबस्टन ऑफ ब्यूटेन देखिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपने अगर थोड़ा बहुत याद आए तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कमेंट में बताएं कितने लोगों को याद है। C4H10 + 13/2O2। आगे थोड़ी जगह कमी है, नीचे लिख दे रहा हूं। तो यहां पर बनता है 4CO2 और क्या बनता है? 5H2O। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे तो आप कहेंगे ब्यूटेन 1 है, ये 4 है, ये 5 है, लेकिन ये रेशियो क्या है? 13/2। तो गैसोलैक का ऐसा मानना था, गैस गैस की रिएक्शन से अगर प्रोडक्ट कभी गैस बन रहा हो तो आपको जो रेशियो होगा उन गैसेस के बीच में, वो हरदम एक सिंपल रेशियो होगा। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद कितनी तरह की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर को सीखा, और फिर इसके बाद हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सीखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन सीखा। हम लोगों ने पढ़ा मल्टीपल प्रोडक्ट का पढ़ा ये, और ये आपने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोडक्ट का। ठीक है ना, इतने लॉ पढ़ लिए और लास्ट में गैसोलैक को पढ़ा। बच्चों, अभी हम लोगों को इसमें पढ़ना है जॉन डाल्टन के बारे में, मोलैरिटी, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, वो टॉपिक्स आते रहेंगे। बस आपको करना क्या है? अपनी गुरुदक्षिणा देते रहना है। और गुरुदक्षिणा में क्या आप दे पाएंगे मुझे? आप अपना एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने किसी एक फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है और किस चीज़ में सुधार की जरूरत है, जिससे कि ये कंटेंट आपके लिए दिन ब दिन और अच्छा होता जाए। तो वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स के इंतजार में। वीडियो के एंड में हरदम की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान करिए, जल संरक्षण करिए, वन संरक्षण करिए, प्रकृति पर्यावरण को बचाइए, देश का सम्मान करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के इंतजार में आपका अपना एजुकेशन चैनल केमिस्ट्री